नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अवैध खनन मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बता दें कि ईडी का 10वां समन मिलने के बाद मुख्यमंत्री नई दिल्ली रवाना हो गए थे। इस दौरान वे कहां थे, उन्होंने क्या किया, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि वे 31 घंटे बाद कल मंगलवार दोपहर को रांची लौट आए। इस दौरान उन्होंने जेएमएम और सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आज 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। ऐसे में आशंका है कि ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बुधवार को ईडी के सामने पेश होंगे। इन खबरों के बीच सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी रांची में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आवास, ईडी ऑफिस और राजभवन के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के बीच निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा वाले इलाकों में प्रदर्शन, रैली या बैठकें नहीं की जा सकेंगी। वहीं डीजीपी अजय सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते 7000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में रहेंगे, उन्होंने खुद कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार नहीं गिरेगी और गिरफ्तारी जैसा कुछ हुआ तो देखेंगे। हम पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयासों पर कहा कि अभी कल्पना सोरेन पर कोई बात नहीं हुई है। जब जरूरत पड़ेगी और जिसे मुख्यमंत्री बनाना होगा बनाएंगे। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जो भी होता है हम उसके लिए तैयार हैं। बीजेपी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हम उन्हें उनके मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। मंगलवार को ही बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि यह बैठक मौजूदा परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए बुलाई गई थी। रांची में 30 जनवरी को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय एजेंसी और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री ने ईडी को 31 तारीख को बयान दर्ज करने का वक्त दे दिया था, तो ईडी किसके आदेश पर समय से पहले उनके दिल्ली वाले घर पर पहुंची, उनकी गैर मौजूदगी में घर की तलाशी किसके कहने पर ली गई और कथित तौर पर बरामद रुपए किसके हैं। भट्टाचार्य ने सवाल करते हुए कहा कि क्या किसी की गैर मौजूदगी में उसके घर की तलाशी ली जा सकती है? क्या वह पैसा ईडी या बाबूलाल मरांडी जी ने प्लांट कराया है? जेएमएम नेता ने कहा कि साफ सुन लीजिए, हेमंत सोरेन ना तो हिमंता बिस्वा शर्मा है, ना ही अजीत पवार और ना ही नीतीश कुमार हैं। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। बता दें कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में ईडी ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा था। इस दौरान जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री की BMW 36 लाख रुपए की नकदी और कुछ डॉक्यूमेंट जब्त किए थे। संसद का बजट सत्र आज 31 जनवरी बुधवार से शुरू हो रहा है। बता दें कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगी। दरअसल अंतरिम बजट इसीलिए क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अंतरिम बजट केवल नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा और लोकसभा चुनाव के बाद चुनी गई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि यह बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि सत्र के दौरान सदन में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्ष सरकार को किन मुद्दों पर घेरता है, यह देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आने वाले 2 सालों को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा दावा किया है। IMF के अनुसार आने वाले 2 साल यानी 2024 और 2025 में भारतीय विकास दर चीन से भी आगे रहेगी। दरअसल कल मंगलवार को IMF द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत का विकास आने वाले 2 सालों में मजबूत रहेगा। साल 2024 और 2025 में भारत की विकास दर 6.5 रहने का अनुमान है।
बात करें वैश्विक स्तर की तो रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास 2024 में 3.1% यानी 2023 के समान रहेगा और साल 2025 में बढ़कर 3.2% हो जाएगा। वही रिपोर्ट के मुताबिक चीन की विकास दर साल 2024 में 4.6% तो 2025 में 4.1% रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना से अभी मामला शांत नहीं हुआ है। दरअसल मराठा आंदोलन के प्रमुख मनोज जारंगे ने एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कल मंगलवार को जारंगे ने कहा कि अगर बुधवार से उनकी मांगों को लागू नहीं किया जाएगा तो वह 10 फरवरी से आमरण अनशन शुरू करेंगे। जारंगे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कुणबी प्रमाण पत्र वाले मराठों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए जारी अधिसूचना को कानून में बदलने के लिए राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और अगर बुधवार से मांगे लागू नहीं हुई तो 10 फरवरी से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है, जहां बीजेपी को कुल 16 वोट मिले तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को सिर्फ 12 वोट मिल सके और इस चुनाव में 8 मतों को अवैध करार दिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान कथित धांधली का आरोप लगाते हुए मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है और साथ ही एक बार फिर से चुनाव कराने की मांग उठाई है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने देशद्रोह किया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। आप नेता ने कहा कि हम उनके खिलाफ शिकायत करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे और यही नहीं, हम उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 16वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा इस समय बिहार में मौजूद है। आज मंगलवार 31 जनवरी को यात्रा की शुरुआत बिहार के कटिहार कोलासी जिले से की गई। वहीं प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राज्य में आए सियासी बदलाव को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार के यूटर्न पर कहा कि इंडिया महागठबंधन बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा और उसे नीतीश जी की जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गठबंधन को यहाँ मिलजुल कर जो करना है हम अपना काम कर लेंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल ही में इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर अपने पुराने सहयोगी एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार में हुए सियासी बदलाव के बाद बनी एनडीए सरकार को 10 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना होगा। संसदीय कार्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के पारंपरिक संबोधन के बाद विश्वास मत हासिल करेगी। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि आगामी सत्र में कुल 12 कार्य दिवस होंगे और राज्य का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं सदन में जोरदार हंगामा होने के भी पूरे आसार हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए सरकार आरजेडी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन उन्होंने अभी तक विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा है। बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कल मंगलवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। खबरों के मुताबिक आरजेडी नेता मंगलवार सुबह 11:30 बजे पटना स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे थे और पूछताछ के बाद करीब 8 बजे वह ईडी ऑफिस से बाहर निकले। बता दें कि इससे एक दिन पहले ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। गौरतलब है कि 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री रहे लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ रेलवे में भर्ती के बदले जमीन हथियाने का आरोप है और मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते 9 महीनों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। आए दिन कोई न कोई घटना की खबर मणिपुर से सामने आती रहती है। इसी कड़ी में कल मंगलवार को राज्य से ताज़ा हिंसा की घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल मंगलवार को हुई हिंसा में 2 समूहों के बीच गोलीबारी हुई, आगजनी और फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हिंसा में बीजेपी के युवा नेता समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक चली। फायरिंग की वारदात के बाद एक व्यक्ति भी लापता बताया जा रहा है।
पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान क्षेत्र में सोमवार देर रात हुए आतंकी हमले में 2 नागरिकों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा ली गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उसका लक्ष्य खनिज समृद्ध बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जो क्षेत्र के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा प्रांत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले को लेकर पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि बलूचिस्तान के लोग सिर्फ असंतुष्ट ही नहीं हैं, बल्कि अलग देश की मांग कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कल मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वो सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाए कि गैर हिंदू कोडीमारम यानी जहां झंडे लगे होते हैं वहां से आगे नहीं जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि हिंदुओं को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है। बता दें कि कोर्ट ने डी सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि अरुलमिगु पलानी धनदायु थपानी स्वामी मंदिर में केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति दी जाए और साथ ही इसके द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया जाए। वही मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग सुनिश्चित करे कि गैर हिंदू लोग एक बिंदु के बाद मंदिर के आगे ना जाएं। अगर कोई गैर हिंदू मंदिर जाना चाहता है तो उससे अंडरटेकिंग लेनी होगी, जिसमें ये कहें कि वह उस देवी देवता को मानते हैं जिनके मंदिर में जाना चाह रहे हैं और वह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेंगे। आगे कहा गया है कि बिना इस अंडरटेकिंग के किसी गैर हिंदू को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल नहीं है। अन्य धर्म के लोगों को मंदिर के आर्किटेक्चर को देखने और समझने की सहूलियत होगी, लेकिन कोडीमारम से आगे जाने की जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 31 जनवरी को फ्लैट नोट पर खुली है। जहां निफ्टी 50 अंक टूटकर 21,450 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे 70,900 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 800 अंक गिरकर 71,139 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 236 अंक टूटकर 45,131 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।